हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश में हम लोग कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट है। ठीक है ना, लास्ट कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने जितने भी जो कॉन्सेप्ट है ना सीआई से रिलेटेड वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में जो हम लोगों ने पहले ठीक है ना देखा है। और आज इसका एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। इफेक्टिव रेट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, एकल दर। एकल दर क्या होती है, इससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, सीआई के अंदर। तो देखो इफेक्टिव रेट होती क्या है समझते हैं। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है। ठीक है ना, ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेट को समझने के लिए। ठीक है, देखो हमने सीआई में पढ़ा, एसआई में पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था R इंटू टी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई इफेक्टिव रेट, भाई टाइम अगर हमें 2 साल दे दे, जैसे 10% रेट दे दी और टाइम हमें 2 साल दे दिया, तो इफेक्टिव रेट कितनी थी 2 साल के लिए। ठीक है ना, कितना था 20%। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई 2 साल का ब्याज कितना होगा 20%, सीधा निकाल लो। देखो, और अब हम लोग सीआई के बारे में समझते हैं कि सीआई के बारे में इफेक्टिव रेट कैसे समझें। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो रेट है 10%, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, टाइम हमको दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, एक चीज़ और थी, देखो जब टाइम 2 साल था तो मैंने उसके लिए बताया था 2-1, मतलब नंबर बताया था ना ट्रिक। 3 साल मतलब 3 साल था तो कितना था 3-3-1। 4 साल तो 4-6-4-1। ठीक है, अगर 5 साल हो तो यही टाइम, अगर 5-10-10-5-1। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे हम लोग एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, जो बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना सीआई का, उससे। देखो अब जैसे यहाँ पे रेट हमें 10% दे दी, टाइम हमें 2 ईयर्स दे दिया, और हमसे पूछा सीआई यानी जो इफेक्टिव रेट है ना वो हमसे पूछिए, मतलब एकल दर मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग सीधा निकाल लेते थे, कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20%। अब हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एसआई में तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन सीआई में ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, सीआई में देखो किस तरह से, पहले समझो, पहले हम लोग रेशियो वाले मेथड से समझ लेते हैं। देखो 10% कितना होता है हमारा 1/10। ठीक है ना, और ये मैंने हमेशा बताया कि भाई जो नीचे जो होती वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंसिपल और ऊपर इंटरेस्ट यानी मूलधन और ये ब्याज। देखो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना हो जाएगा, एक ब्याज जुड़ जाएगा तो 11। ठीक है, ये 1 साल के लिए होगा, अब दूसरे साल भी यही होगा, प्रिंसिपल कितना 10। ठीक है ना, और एक ब्याज जुड़ेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेशर देन 11। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 और 121। देखो ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट आ गया, तो कितना डिफरेंस आ गया 21 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, 21। ठीक है ना, तो क्या हो गया 21% मान लो। ये 21% जैसे मान लो P 100 होगा। ठीक है ना, तो 100 का 10% कितना 10। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो ये तो हमारा रेशियो मेथड से था। अब एक फॉर्मूला और होता है, जब भी A + B AB/100। ठीक है ना, इस वाले मेथड से देखो 2 साल के लिए वाला फॉर्मूला होता है। अब देखो 10 + 10 10 × 10/100, ये इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है ना, 20 + 1 कितना हो गया 21% 2 साल के लिए। ठीक है ना, अब देखो एक और मेथड देखो जो हम लोग करते आ रहे थे, वो कौन सा मेथड, टेबल वाला मेथड। ठीक है ना, टेबल वाले मेथड से हम लोग करते आ रहे हैं, वो देखो समझते हैं कि टेबल वाले मेथड से कैसे निकालते हैं। ये हमारा M1 हो गया, M3 सॉरी, ये M2 और ये M1। ठीक है, अब देखो टेबल वाला मेथड, मान लो P हमारा कितना 100 है,
कितना है 100, ठीक है ना। और 100 भी मैंने सिखाया ना कि कैसे मानते हैं, जब भी रेट दे दे, जब भी रेट आ जाए परसेंटेज में कितना है देखो 1/10, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम कितना है 2 साल। तो मैंने रेट मानना कैसे सिखाया, देखो ये जो नीचे जो बेस है ना, अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 100, और अगर 3 साल है टाइम तो इसको क्यूब कर दो तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, ठीक है। तो देखो P मतलब 10%, ऐसा ही तो कितना होता है 10-10, ठीक है ना, 2 साल का। और CI हम लोग निकालते हैं तो पहले साल कितना बराबर 10, ठीक है ना। ये वाला जो मेथड हम लोग अप्लाई करते आ रहे थे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो अगले साल 10 तो लगेगा ही, 10 मतलब 100 का 10%, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो पिछले साल जो ब्याज मिला 10 उसका भी 10%, यानी कितना 1। अब देखो इनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया 20 और ये 21, ठीक है ना। तो 21 100 का कितना परसेंट हुआ 21% हुआ ना, कितना हुआ 21%। अब देखो ये 20% हो गया, ठीक है ना। देखो 20% 10 के हिसाब से हम लोग 2 साल के लिए यहाँ सिंपल निकालते थे ऐसे, यहाँ पे हमने टेबल में समझा है, ठीक है। तो देखो ये इफेक्टिव रेट है जो हम लोग 21% निकाली ना, वो CI के लिए इफेक्टिव रेट है, ठीक है। तो देखो अब अगर CI परसेंट पूछे कितना 10,000 का, ठीक है, कितना निकाला हमने 21% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ये तो हम लोगों ने मेथड समझा कि इसको कैसे निकालते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक रेट हमें आ जाए तो हम लोग सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, या तो अंतर पूछ लेता है इफेक्टिव रेट के अंदर ही, CI और SI के अंदर 2 साल का। देखो हमें टाइम कितना, रेट कितना दिया है हमें 10%, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स। अब देखो 2 ईयर्स दिया है, और SI में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो ये हमने CI के लिए पढ़ा, ये वाली जो मतलब ट्रिक पढ़ी है ना वो CI के लिए पढ़ी थी हमने, ठीक है। देखो 10% दिया है 2 साल, ठीक है, रेट कितनी है 10% मतलब 2 साल। ये तीसरा मतलब चौथा मेथड समझ लो इसे, ये हम लोग कैसे समझते हैं 21% कैसे निकालना है। तो देखो एक तो जो टेबल वाला मेथड था वो मैंने बताया था कि वो अप्लाई करना है, या फिर ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो सिंपल, ये CI के बारे में बात करें तब SI के बारे में बात करें तो हम लोग सीधा निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20%। लेकिन जब CI के बारे में बात करें इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए अगर रेट दे, ठीक है ना, तो देखो 2 साल मतलब रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है 20, ठीक है। अब अगले साल इस पर कितना 10%, 10 का 10% कितना हुआ 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है अगली वाली टर्म से, ठीक है, कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 21। इस तरह से निकालना है 21% इफेक्टिव रेट। अगर CI में इफेक्टिव रेट पूछ लेना, एकल दर मान लो या फिर जो भी है, 3 साल के लिए बोले तो हमें 331 अप्लाई करना है, 4 साल के लिए बोले तो 4641, ठीक है। ये तो हो गया मेथड भी हम लोग निकालते कैसे हैं। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं छोटा सा। मान लो उसने रेट हमको दिया 5%, ठीक है, टाइम हमको दे दी 3 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे टाइम दे दिया हमको 3 साल के लिए, और CI परसेंटेज हमको दे दिया, वो हमसे पूछा है मतलब एकल रेट, एकल ब्याज दर CI परसेंटेज चक्रवर्ती रेट, ठीक है। अब देखो इस वाले मेथड से समझते हैं सीधा, 3 साल दिया है तो 5%, ठीक है ना, 331, ठीक है, मतलब 5 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। अब अगली बार देखो इस 5 का 5% भी निकाल लो, कितना हो गया 0.25, ठीक है ना, 0.25। अब मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, अगली वाली टर्म से,
देखो ये डायरेक्ट मेथड है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला डायरेक्ट मेथड है। हम लोग इसको टेबल से भी कर सकते हैं, जो उससे पहले जो M1 और M2 मेथड बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, मैंने 4 मेथड समझाया, ठीक है ना। तो मैं चौथा वाला मेथड ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, M4। और मैंने जो थर्ड मेथड समझाया वो है टेबल। इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, ठीक है। अब देखो 0.25 निकाल लिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगली टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 साल है तो हमें 331 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये चीज़ कहाँ से आती है ये भी मैंने बताया, कहाँ से आया। देखो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 लास्ट वाली टर्म, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है ना। इसी तरह से 11 का 4 उसमें भी 14641, तो आगे की जो एक आता है ना उसको हटा देते हैं। तो वहीं से हम लोगों को ये चीज़ याद करनी है, कुछ नहीं, सिंपल है। 11 का स्क्वायर क्यूब वगैरह तो याद रहता ही है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। अब देखो इस 0 मैंने कहा ना ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज पर तो ये आ गया, अब इस पर कौन सा आएगा अगली बार, 0.25 का 5% वापस ले लो, कितना आ जाएगा ये 0.125। तो देखो 0.125 अब किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, लास्ट वाली टर्म से 1, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.125, इसको ऐड कर दो, देखो इफेक्टिव रेट आ गई है 15.85%, ठीक है ना, एक मतलब 3 साल के लिए। अब वो मतलब क्वेश्चन में खाली इतना ही पूछेगा इफेक्टिव रेट, क्वेश्चन इस तरह से आता है इफेक्टिव रेट। अगर हम लोग जैसे मतलब ब्याज पूछ लिया, मतलब प्रिंसिपल दे दे, ठीक है, हमको टाइम भी दे दे, रेट भी दे दे, ठीक है, और हमसे CI पूछ ले, तो हम लोग देखो जैसे मान लो P कितना है 10,000, ठीक है, P 10,000 दे दे, ठीक है, रेट हमको 5% दे दे और T हमें 3 years दे दे, ठीक है ना। तो हमने इफेक्टिव रेट कितनी निकाली 3 साल के लिए 15%, कितना 15.875%, ठीक है। तो हमसे वो CI पूछ ले, हमें ये आता ही है, वही इतना हमने निकाल लिया, तो CI डायरेक्ट हम लोग कितना इतना निकाल सकते हैं 10,000 का, एक साथ 3 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इस वाली इफेक्टिव रेट को इस्तेमाल करके, ठीक है ना। डायरेक्ट ही अप्लाई कर दो। ये पॉइंट तो 15875/10, ठीक है। देखो हमने अगर CI परसेंटेज निकाल लिया, इफेक्टिव रेट निकाल ली, ठीक है ना, 3 साल के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट एक ही ब्याज दर को लेके डायरेक्ट मतलब ब्याज है ना वो निकाल सकते हैं 3 साल का CI के लिए, ठीक है। और SI में तो हम लोग करते आ रहे थे, कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 20%, ठीक है ना। ये वाला मेथड था कि भाई इफेक्टिव रेट कहाँ काम आती है। अब देखो और समझो, मान लो रेट हमको दे दी उसने 10%, ठीक है, टाइम दे दिया 4 years और हमसे इफेक्टिव रेट पूछा है, एकल दिन मान लो, ठीक है ना, CI परसेंटेज, SI परसेंटेज पूछता कुछ नहीं, 40% दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो M4 मेथड्स है ना, M4 वाला मेथड जो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करता है, देखो 10%, ठीक है ना। तो 10 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 साल है मतलब ये वाला अप्लाई करेंगे 4 years, तो कितना हो गया 40। अब इस 10% का कितना 10%, तो 10 का 10% कितना हुआ 1, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग 6, कितना हो गया 6, ठीक है ना 6। अब इस 1 का 10%, 1 का 10% कितना हुआ 0.1, 0.1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगली वाली टर्म, कितना
सॉरी ये 46641 है, 14641 सॉरी। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो कितना हो गया है? 0.4, ठीक है ना। अब 0.1 का 10%, ठीक है ना, कितना हो गया? 0.01। इससे मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 से, ठीक है ना। ये खाली हम लोग समझ रहे हैं। कितना हो गया? 0.01। ऐड कर दो इनको। देखो 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट हम लोगों ने निकाल ली 10% के हिसाब से, ठीक है ना। कितना? 46.41। और अगर हम लोग ऐसा ही परसेंटेज निकालते तो कितना आता? 40%। देखो, ठीक है ना, दोनों में कितना अंतर आ गया? 6.41% का अंतर आ गया, ठीक है ना। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कितना? ब्याज हमेशा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, CI से। वो यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है। देखो 6% ज़्यादा मिल रहा है ना, 6.41%। ऐसा ही और CI के लिए 2 साल के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने 4 साल के लिए देखा। अब देखो एक टेबल देखते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट के बारे में। कुछ जो एग्जाम में रेट आती है ना, फिक्स रेट आती है। कौन कौन सी फिक्स रेट आती है? जैसे पहली आती है 5%, दूसरी आती है 10%, तीसरी आती है 15% और चौथी आती है 20%, ठीक है। इसके लिए हम लोग SI परसेंटेज देखेंगे, CI परसेंटेज देखेंगे और दोनों में अंतर, ठीक है ना। ये 2 साल के लिए है। CI2 2 साल का, दोनों का अंतर भी देखेंगे हम लोग। कभी कभी एग्जाम में वो सीधा ये भी पूछ लेता है कि भाई दोनों 2 साल का इफेक्टिव रेट का अंतर बता दो, ठीक है। तो ये जो वो वाली रेट है जो एग्जाम में पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। मैक्सिमम ये वाली रेट ही आती है। अब देखो SI के बारे में क्या है। SI का फॉर्मूला हम लोगों ने सीधा ही पढ़ा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 और 2 10, टाइम कितना है? 10%, 10 20%, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो 30% और ये 40%, ठीक है। अब देखो CI के बारे में, CI के बारे में समझते हैं। देखो हम लोगों ने निकाला है, ये तो सिंगल हो गया, ठीक है ना, 5% के हिसाब से। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे निकाल लो A+B वाले से, या फिर ऐसे निकाल लो। 5 का कितना? 2 साल के लिए है ना, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया। फिर इस 5 का 5% निकाल लो, कितना हो गया? 0.25 इंटू 1 कर दो, कितना हो गया? 0.25। दोनों को ऐड कर दो 10.25, कितना आ गया? 10.25%, ठीक है। देखो इसका एक मेथड और समझा देता हूँ मैं। जो हम लोग A+B प्लस ए बी इंटू बाई 100 करते हैं ना, वैसे ही कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है। देखो जो 5 दे रखा है ना हमको रेट, उसको 2 बार तो ऐड करना है, ठीक है ना, और उसी को स्क्वायर कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। कैसे? देखो 10 प्लस 25 0.25, ठीक है। ऐसे देखो समझो, किसके लिए? 10% के लिए। देखो 10 को कितनी बार जो ऐड करना है? 2 बार, यानी 20, ठीक है। और 10 का स्क्वायर करना है, यानी और से किसे डिवाइड करना है? 100 से, ठीक है। तो देखो 20 प्लस ये 100 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 21%। देखो सीधा निकाला 21% हम लोगों ने। किसके लिए? 10% के लिए। अब 15% के लिए देखो, 15 को कितनी बार ऐड करना है? 2 बार, ठीक है। और 15 का स्क्वायर, उसको भाग किससे देना है? 100 से। तो देखो 30 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, तो ये कितना आ गया? 32.25, ठीक है ना। कितना आ गया? 32.25%। ये वो वाली रेट से जो हमें याद रखनी है, मतलब सीधे सीधे याद रहती है कि भाई अगर 5% आ जाए तो CI परसेंटेज कितना?
इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए 10.25%। अगर 10% आ जाए तो हमें याद रहनी चाहिए सीधा 2 साल के CI परसेंट कितना 21%। और अगर 15% आ जाए तो हमें ऐसा ही तो याद रहता ही है, सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन हमें CI परसेंट याद रखना है कितना 32.25%। ऐसे ही 20% के लिए देख लो, 20 को कितनी बार ऐड करना है 2 बार। कितनी बार 2 बार, तो हमने 2 बार ऐड कर दिया यानी 40, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर कितना 400 और उसमें किसका भाग देना है 100 का, कितना आ गया 44%, ठीक है ना। कितना आ गया 44%। ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में मतलब ज़्यादातर इतनी तक ही रेट पूछता है वो, ठीक है ना। इफेक्टिव रेट के बारे में बात करें, देखो ये आ गई हमारी CI परसेंटेज। अब अगर हमसे वो 2 साल का अंतर पूछे इफेक्टिव रेट के बारे में बोले तो देखो दोनों में अंतर कितना आ रहा है 0.25% का, यहाँ पे 1% का, यहाँ पे 2.25% का और यहाँ पे 4% का, ठीक है ना। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग सीधा मतलब CI परसेंटेज देख सकते हैं और उनका डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दें, एग्जाम्पल देखो, मान लो एग्जाम्पल हमें दे दे 10,000, मूलधन हमें कितना दे दिए 10,000, रेट हमें 10%, ठीक है ना। ये वाली रेट इस पर हम लोग समझते हैं इस वाला एग्जाम रेट से, ठीक है। और टाइम हमको दे दे कितना 2 ईयर्स। ये वाली टेबल है ना, ध्यान रखना 2 साल के लिए ये, ठीक है। वो ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन 2 साल तक ही पूछता है, ठीक है। बाकी 3 साल हो तो हम लोगों को इस वाले मेथड से निकाल लेंगे। अब देखो टी ईयर मतलब टी 2 साल दे रखा है और हमसे क्या बोला है CI परसेंटेज, SI परसेंटेज और दोनों का अंतर, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन समझते हैं। जब ये हमें सीधा याद रहेगा, ठीक है, तो देखो 10% के हिसाब से 2 साल का कितना था हमारा CI परसेंटेज, हमें याद है 21%। नहीं तो हम लोग 2 साल के लिए अलग अलग निकालेंगे। अगर हमको ये 21% याद है तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं 21%, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रहे बस कि ये वाली रेट ही होनी चाहिए 5, 10, 15, 20। अगर एग्जाम में ये वाली रेट है तो ही याद रखना है ये वाली वैल्यूज़, ठीक है ना। 10 के लिए 21, 15 के लिए 32.25, 20 के लिए 44%, ठीक है। तो कितना 10% के लिए कितनी याद है 2 साल के लिए 21%, ठीक है। तो 10,000 का कितना 21% निकाल लो। 10,000 के लिए 10% की वैल्यू कितनी 1000, 20 के लिए निकालेंगे तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखो 10% की वैल्यू कितनी 1000, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% कितना हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 2000 और 1% की वैल्यू कितनी 100, ठीक है ना। तो देखो ऐड कर दो 21% और ये 2100, तो कितना आ गया 21% की वैल्यू 2100। अब अगर ऐसा ही बोले तो हम लोग सीधा निकाल दें कितना 2 साल के लिए 20%, 20% कितना 2000, ठीक है ना। और अगर हमसे अंतर बोले 2 साल का तो कितना हो गया 100%, ठीक है। अब हमसे वो डायरेक्ट अगर पूछ ले इस दोनों साल का अंतर बता दो, ये मत बताओ, ठीक है ना। तो हमको ये भी पता है, हमने इसकी वैल्यू क्या याद रखी है 2 साल के लिए अंतर 10% के हिसाब से कितना 1%, तो कितना 1% अंतर है दोनों में। तो हम लोग सीधा क्या निकालेंगे 10,000 का मतलब 10,000 का 1% कितना 100। तो देखो अगर वो क्वेश्चन में सीधा ये वाली वैल्यू पूछ ले तो हम लोग 100 बता सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग जैसे 20% के लिए मान लो, रेट दे दो 20% और हमसे सीधा पूछ ले कि CI2 2 साल का अंतर बताओ दोनों का ब्याज का, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है सीधा, भाई हमको पता है कि 2 साल के लिए 20% के हिसाब से कितना अंतर है दोनों में 4% का अंतर, कितना अंतर है 4% का। तो सीधा 4% की वैल्यू निकाल लो 10,000 का 4% कितना 400, आंसर आ गया
सिंपल है। वो CI परसेंटेज बोले तो 44% निकाल लो, मतलब 4 साल का ब्याज पूछे एक साथ ही पूछ ले तो 44% की वैल्यू निकाल लो। देखो 10% की वैल्यू 1000, ठीक है ना, तो 40 की कितनी हुई 4000, ठीक है, और एक की 100 है तो 4% की वैल्यू कितनी हुई 400। देखो 4 साल का ब्याज कितना आ गया 4400 चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का हमारे इस वीडियो का, जो हमारे CI का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड मतलब एग्जाम में इसी से रिलेटेड आएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ना उसी से रिलेटेड, भला वो NTPC रेलवे की हो या फिर ग्रुप D वगैरह हो या पटवारी की कोई एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड ही मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर वैसे आता नहीं है ज़्यादातर। CI में एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वैसे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आता है, ठीक है ना, वो है इंस्टॉलमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वाला जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ और हानि, ठीक है ना। उससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड ये लिंक है, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस का मतलब टॉपिक उठाएंगे, ठीक है ना, एडवांस मैथ का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।